You will study this in analytical chemistry also. This is the schematic diagram of a स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं. यहाँ पे देखिए, ये होगा सोर्स ऑफ लाइट. इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? To emit लाइट radiation. प्रोवाइड करना. लाइट देगा. ओके. नाउ देन यू हैव दिस स्लिट. स्लिट का काम क्या है? हम लोग स्लिट क्यों यूज करते हैं? To get narrow beam of light. हाँ, एक्चुअली तुम्हारा स्लिट जितना छोटा होगा तुम्हारा एक्सपेरिमेंट उतना अच्छा होता है. नैरो बीम्स, ये स्लिट छोटा होने से क्या हो जाता है? इसके एक दो फायदे हैं. आपके ये जो लाइट आते हैं ये आपको ऐसा स्ट्रेट मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो ये यहाँ से रुक जाएगा, राइट. और दूसरी बात है कि स्लिट गेट्स रिड ऑफ दी, ये जो आपके एक्स्ट्रा जो लाइट आते हैं, क्योंकि अगर आपका रूम का लाइट ऑन है, रूम का लाइट इस डायरेक्शन से आएगा, स्लिट पास करके इधर जाएगा ना, ये तो आपके सैंपल पे नहीं पड़ेगा. दिस इज मिरर वन. So you have a mirror. Okay. तो मिरर डज नथिंग बट आपके लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. दिस अ मोनोक्रोमेटर. मोनोक्रोमेटर का काम क्या होगा? व्हाट विल अ मोनोक्रोमेटर डू? मैंने अभी आपको मोनोक्रोम का मतलब बताया था. व्हाट वाज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ. तो मोनोक्रोमेटर क्या करेगा? पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करेगा. तो देखो, ये ऐसा नहीं है कि 600 जूल के जो लाइट है उसको 500 जूल करता है, ऐसा नहीं. तो आपका मोनोक्रोमेटर क्या करेगा? आपको जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको अलाउ करेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा. Monochromator does not convert a polychromatic light into monochromatic light. What it does is, आपको जो कलर चाहिए, जो वेवलेंथ चाहिए, उस वेवलेंथ को रहने देता है और बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है. ओके. तो यहाँ पे ये वर्ड आया है ग्रेटिंग. ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं इसको. ग्रेटिंग इज लाइक हाई एंड मोनोक्रोमेटर, यानी ये बहुत अच्छा मोनोक्रोमेटर है. उससे सस्ते सस्ते बहुत सारे मोनोक्रोमेटर्स होते हैं. A monochromator can be as simple as you have a glass which is colored. देखो, हम लोग बोलते हैं कि you have a green colored glass. What it does is, उस पार जो लाइट है सिर्फ ग्रीन को जाने देता है, राइट, और बाकियों को वो ब्लॉक कर Heads up. देता एब्जॉर्ब. है. नहीं, एब्सॉर्ब भी नहीं करता, वो ब्लॉक कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ये एब्सॉर्ब करेगा. ठीक है. सो नाउ यू हैव लाइट सोर्स. स्लिट आया, मिरर कुछ नहीं करता, जस्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है. अभी आप बोलेंगे मिरर की जरूरत क्यों है, इसको मैंने यहाँ पे क्यों नहीं रखा? देखो, थिंक ऑफ इट लाइक दिस. इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ ना. देखो, यहाँ दो मिरर डाला है. मिरर की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? इसको एक सीधा लाइन में कर सकता हूँ. कर सकता हूँ कि नहीं? देखो, यहाँ पे तीसरा मिरर. डिटेक्टर को भी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ सोर्स डाला. ये सोर्स है, ये तुम्हारा स्लिट है, ये तुम्हारा मोनोक्रोमेटर है, ये मेरा सैंपल है, ये मेरा डिटेक्टर. राइट, ऐसे भी तो कर सकता हूँ मैं. लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मेरा जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये बहुत लंबा हो जाता है. ऐसा किया तो ये स्पेस बचता है बहुत. साइंस के हिसाब से इफ आई वांट टू डू गुड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजरमेंट, क्योंकि मिरर क्या करता है, मिरर का रिफ्लेक्शन 100% कभी भी नहीं होता. इसका मतलब है, बाय द टाइम यू गो फ्रॉम हियर टू हियर यू आर लूजिंग सम लाइट. बाय द टाइम यू गो फ्रॉम हियर टू हियर यू आर लूजिंग सम मोर लाइट. एंड बाय द टाइम यू गो फ्रॉम हियर टू हियर यू लूज वन मोर लाइट. तो आपको मिरर जितना ज्यादा होगा तुम्हारा रिजल्ट उतना खराब होते जाता है. कीप दिस इन माइंड.
लेकिन मिरर ज़्यादा डालने से क्या हो जाता है, तुम्हारा जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, छोटा डिस्टेंस में आ जाता है. So you have a source of light, it passes through a slit, it goes to a monochromator, you have a monochromatic light which goes to the sample, then again it passes through a slit and using a mirror it goes to the detector. डिटेक्टर में लाइट पड़ता है, वो लाइट आमतौर पर काफ़ी छोटा होता है, यू नीड एन एम्पलीफायर एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिग्नल यूजिंग सम कंप्यूटर एल्गोरिथम. ठीक है. Intensity. What did I tell you? Color of light is dependent on what? Its wavelength. Energy. Energy. Intensity depends on number of photons. आप लोग ये कहीं लिख के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करता है? Number of photons. एनर्जी किस बात पे डिपेंड करता है? एनर्जी किस बात पे डिपेंड करता है? Frequency. फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ. इसका मतलब है यू कैन हैव अ लाइट सोर्स जिसका ऐसा पॉसिबल है क्या? यू हैव अ लाइट सोर्स जो हाई एनर्जी लाइट देता है लेकिन लो इंटेंसिटी लाइट देता है, ऐसा पॉसिबल है? या Yes, एनर्जी sir. एनर्जी हाई हुआ तो इंटेंसिटी को हाई होना ही जरूरी है? No. Intensity, please remember, talks about the number of photons. Energy talks about the wavelength of each photon. So I have a possible case जहाँ पे I have a light source जो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा इमिट करता है जिसकी इंटेंसिटी कम, बहुत कम है. दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी कि जिसकी एनर्जी बहुत कम है लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है. एंड ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा है इंटेंसिटी ज़्यादा है वो भी पॉसिबल है, एनर्जी कम है इंटेंसिटी कम है वो भी पॉसिबल है. ओके. So, intensity of spectral lines. So now, spectroscopy में क्या है? You have a graph. Now this is energy, which can be energy जो है, it can be in terms of wavelength, in terms of frequency, in terms of wave number. ये सब energy. And y-axis is nothing but intensity. तो अभी आपके पास ये फ्रीक्वेंसी, ये एक पीक है और ये एक पीक है, दोनों में क्या फर्क है? किसमें फर्क है दोनों में? ये दो पीक में फर्क किस चीज का है? इसका एक्स एक्सिस फर्क है कि वाई एक्सिस फर्क है? X-axis. तो एक्स एक्सिस में क्या है? Energy. एनर्जी. तो इन दोनों पीक में क्या, किस चीज का फर्क है? एनर्जी का Energy का फर्क. फर्क है. लेकिन ऐसा भी एक पीक हो सकता है ना? तो आप बताओ इन दोनों पीक में क्या फर्क है? Intensity का फर्क है और energy का फर्क है. एनर्जी का भी फर्क है, इंटेंसिटी. देखो एनर्जी यहाँ है, यहाँ है, इंटेंसिटी यहाँ है, यहाँ है. तो ये इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये इंटेंसिटी कम है. ओके. सो हम लोग यहाँ पे टॉक अबाउट, प्रॉब्लली आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. किसी भी लाइट का स्पेक्ट्रम का इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड करता है? ओके. पहले बात है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देखो ये किसने क्या बच्चे ने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी पता नहीं क्या क्या कुछ. देखो सपोज तुम्हारे पास ये एनर्जी लेवल्स है, एक एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी. अगर यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल एक्साइट होता है तो कितने लाइट एब्सॉर्ब करेगा? Energy difference level के बीच का. ये E1 है, ये E2 है, ये E3. तो यहाँ से यहाँ एब्सॉर्ब हुआ तो एनर्जी, कौन सी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा? E2 minus E1. E2 माइनस E1. अगर यहाँ से यहाँ एनर्जी एब्सॉर्ब होता है तो कितना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा?
E3 minus E2. लेकिन यहाँ से यहाँ एक्साइट होता है तो कितना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा? E3 minus E1. ध्यान रखो, अब ये एनर्जी अलग होगा, ये एनर्जी अलग होगा, ये एनर्जी अलग होगा, तो तीनों पीक जो है एक जगह पे आएगा, अलग अलग जगह पे आएगा, अलग जगह पे. अलग जगह है। सपोज एक का पीक ये है, एक का पीक ये है, एक का ये पीक है। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि तीनों की इंटेंसिटी सेम है, लेकिन इंटेंसिटी किसी का सेम होगा, इंटेंसिटी एक्चुअली कैसे होगा आई टेल यू। अब किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यू विल हैव एक का इंटेंसिटी इतना, दूसरे का इंटेंसिटी इतना, और तीसरे की इंटेंसिटी इतना, यानी तीसरा जो एक्साइटेशन है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लगभग नहीं हो रहा है ना, इसके इंटेंसिटी कम है, राइट? तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है ऑन समथिंग कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री में सीखेंगे। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी तुम्हारे पास ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ से जरूरी नहीं है कि हर जगह अलाउड हो। क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि ये चलेगा, क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है ये नहीं चलेगा, क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? क्वांटम Yes, मैकेनिक्स sir. यहाँ से ये पॉसिबल है, ये जो है अगर तुमने एनर्जी दिया तो भी क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि ये तू नहीं कर सकता, राइट? सो सम ट्रांजिशंस आर अलाउड एंड सम ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन। यहाँ पे ये दो वर्ड आते हैं, एक तो क्या बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन, और दूसरा क्या Forbidden transition. अलाउड ट्रांजिशन। यानी कौन सा? वो ट्रांजिशन जो कि क्वांटम मैकेनिकली पॉसिबल है कि नहीं है, Possible है, और फॉरबिडन यानी possible नहीं है. पॉसिबल नहीं है। ऐसे नहीं बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, हम लोग उसको बोलेंगे कि उसके प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बहुत कम है नहीं, लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन हम लोग उसको जीरो नहीं बोलेंगे। तो कौन सा पीक की इंटेंसिटी ज्यादा होगा? अलाउड ट्रांजिशन के पीक की इंटेंसिटी ज्यादा होंगे, फॉरबिडन के इंटेंसिटी ज्यादा होंगे? Allowed. अलाउड के इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा होगा, और फॉरबिडन की इंटेंसिटी लगभग ज़ीरो के आसपास होगा या नहीं होगा। ठीक है? तो द फर्स्ट थिंग इज दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन रूल। ये हम लोग आगे जाके करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। तीसरा, दूसरा, पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल। अभी सपोज तुम्हारे पास ये है, देखो सपोज तुम्हारे अभी रूल ऐसा है कि तुम एक्साइटेशन एक लेवल से कर सकते हो, यानी यानी यहाँ से एक्साइटेशन कहाँ पे हो सकता है? Second पे. सेकंड पे हो सकता है। और यहाँ से एक्साइटेशन किधर हो सकता है? Third. थर्ड पे। ये तुम्हारा सिलेक्शन रूल बोलता है, यानी दोनों के पीक क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? ये भी Same. अलाउड, ये भी अलाउड है। लेकिन अब इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं। देखो यहाँ से एक्साइटेशन अलाउड है, यहाँ से एक्साइटेशन अलाउड है, लेकिन यहाँ पे सपोज 1 लाख मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे अगर एक्साइट हुआ तो कितने मॉलिक्यूल एक्साइट होंगे? 10. 10। यहाँ पे एक्साइट हुआ तो सब के सब एक्साइट हुआ तो कितने होंगे? 1 लाख। 1000. 1 लाख. 1 लाख। तो किसके इंटेंसिटी ज्यादा होगा? 1 लाख. 1 लाख। तो the second is intensity depends on the population। पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा उतना होगी. ज्यादा होगा. ऑब्वियसली। पॉपुलेशन जितने कम होंगे इंटेंसिटी उतने कम होंगे। आई विल कम बैक टू दिस। पॉपुलेशन जो है, ओके हम लोग कर ही रहे थे, लेट्स फिनिश दिस। पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी, एनी एनर्जी लेवल is decided by something called as Boltzmann distribution law। Okay?
पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी इज डिसाइडेड बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जिसको इसके बारे में जानना हो कभी मेरे से पूछ लेना, हम लोग आई विल एक्सप्लेन मोर इनटू दिस। टीवाई के हिसाब से तुम लोग को ज्यादा लगेगा नहीं। सर बोलो बेटा। सर वो मॉलिक्यूल जिसके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो ना? नहीं, वो तुम्हारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी। मैं कभी बताता हूँ तुम लोग, आगे जानना हो तो तुम लोग ये बताओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद मुझे बताना नहीं चाहिए। ओके ठीक है, मैं 2 मिनट में बहुत नहीं बताता लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास मॉलिक्यूल यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो लाइन से, ये क्या है? एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स। अभी देखो, आपके पास अब मॉलिक्यूल यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? उसकी खुद की एनर्जी पे। और वो किस बात पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी। नहीं, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। त्रिश। तो मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो किस बात पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो अगर हम लोग देखो, अगर 0 केल्विन पे हम लोग, यानी हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है? नहीं, प्लीज रिमेंबर एट 0 केल्विन ऑल द मॉलिक्यूल्स विल बी हियर। सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे सबके सब। इसका पॉपुलेशन क्या होगा? 0। इसका पॉपुलेशन क्या होगा? बाकी सबका 0। 0 होगा। कौन से टेम्परेचर पे? 0 केल्विन। 0 केल्विन पे। नाउ देयर इज अनदर रूल व्हिच सेज दैट 0 केल्विन पे हम लोग कभी नहीं जा सकते, बट दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। अगर तुमने टेम्परेचर थोड़े से बढ़ाए, अभी मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो जाएगी एनर्जी? जैसे तुमने टेम्परेचर, एनर्जी बढ़ जाएगा। उनके पास एनर्जी थोड़े से आ जाएगी। अब आपके पास सवाल ये है, वो जो एनर्जी है अगले एनर्जी लेवल को जानने को लाइक वो एनर्जी काफी है क्या ऊपर जाने के लिए या काफी नहीं, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? सर फिर से पूछिए। मैंने पूछा कि आपने थोड़े से टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर थोड़े बढ़ा दिए तो क्या हो गया? एनर्जी बढ़ जाएगा। आपके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई। अब ये सवाल ये है कि ये जो बढ़े हुए जो एनर्जी है ये काफी है क्या कि अगले लेवल तक जाए कि ना जाए, ये कौन तय करता है? सर थ्रेशोल्ड एनर्जी पे। नहीं, यहाँ थ्रेशोल्ड नहीं बेटा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये डिफरेंस कितना है। अगर ये जो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एनर्जी बढ़ा है, अगर वो एनर्जी इतना बड़ा है तो मॉलिक्यूल यहाँ पे भी आना शुरू हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? समझ में आया? दोबारा बोलूं? दोबारा बोलूं या समझ में आ गया? यस सर, सो दोबारा बोलिए ना। अभी सपोज देखो, now this is a hypothetical situation। ये आप the energy over here is 0 suppose, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कौन से रहेंगे जिसकी एनर्जी, now this 0 is not absolute, please remember it's an absolute, यहाँ पे 0 नहीं है, it's a relative number। ये जो भी नंबर है मैं इसको 0 मानूंगा। सपोज यहाँ जाने के लिए उसके पास एनर्जी जो है 10 जूल होना चाहिए। ओके, यहाँ पे होने के लिए कितना मॉलिक्यूल है, एनर्जी कितना है? सो एट 0 0 केल्विन, एनर्जी। 0 केल्विन में आपके मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है? 0। तो सबके सब मॉलिक्यूल्स किधर रहेंगे? ग्राउंड स्टेट पे।
लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे, राइट? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नहीं, क्यों? क्योंकि उस लेवल तक आने के लिए एटम्स के पास एनर्जी 10 जूल होना चाहिए। अब जो उसके पास नहीं है। अभी देखो, सपोज मैंने टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से टेम्परेचर जो है मैंने 20 केल्विन बढ़ाया, तो अब इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। लेट्स से अब इसका जो एनर्जी है, लेट्स से 5 जूल, मैंने टेम्परेचर 20 केल्विन से बढ़ाने की वजह से एनर्जी बढ़ गया। कितने एनर्जी से बढ़ गया? 5। अभी आप बताओ, 20 केल्विन में आपके मॉलिक्यूल्स के क्या हाल होंगे? मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट पे ही रहेंगे। यहाँ का पॉपुलेशन क्या रहेगा? 0. 0। 0। 0 रहेगा। क्या है समझ में? जी सर। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल के पास दूसरा एक एनर्जी लेवल है, कुछ और एनर्जी स्टेट्स है, सपोज उसका लोएस्ट तो 0 है, लेकिन उसके पास अगला जो है 1 जूल पे है, अगला स्टेट है, अगला जो है 2 जूल पे। तो जब आप यहाँ पे थे 0 केल्विन में, तो दोनों का कहानी सेम था, लेकिन जब आप 20 केल्विन से एनर्जी बढ़े, दोनों का आप कहानी सेम रहेगा कि अलग रहेगा? अलग रहेगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? अब एनर्जी किधर होंगे आपके मॉलिक्यूल्स, अब किधर होंगे? मॉलिक्यूल्स 5 जूल एनर्जी लेवल पे होंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे भी रहेंगे, अब यहाँ पे भी रहेंगे, यहाँ पे भी रहेंगे, यहाँ पे भी रहेंगे, यहाँ पे भी रहेंगे, क्योंकि 5 जूल से देखो 1 जूल लेके इधर जा सकता है, 4 जूल रिजेक्ट किया, राइट? हाँ। इसका मतलब है कि आपके व्हेन यू हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, कौन सा एनर्जी लेवल पॉपुलेटेड है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो आपका टेम्परेचर कितना है, और दूसरा ये कि दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो मैंने अभी आपको आज के क्लास के शुरू में कहा था कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा ई क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है? छोटा। छोटा होता है। वाइब्रेशन का? छोटा होता है। इससे तो बड़ा होता है, बहुत 1000 गुना बड़ा होता है, बताया था ना मैंने। और इलेक्ट्रॉनिक का? इससे बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनिक का तो बहुत बड़ा होता है, इसका भी 1000 गुना होता है। तो हम लोग देखेंगे, अगर जब रूम टेम्परेचर में, जो हम लोग रूम टेम्परेचर में, टेम्परेचर कितना हो गया? 300 केल्विन के आसपास, है ना? हम लोग ये देखेंगे कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को जो है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स पॉपुलेटेड होते हैं। इसमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें भी मॉलिक्यूल्स होंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। क्या है समझ में? समझा सर। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे हम लोग देखेंगे, रूम टेम्परेचर में है ना, लगभग सबके सब मॉलिक्यूल्स इधर रहेंगे, बहुत कम मॉलिक्यूल इधर रहेंगे, बहुत कम। यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख है, तो यहाँ पे अगले में शायद 96,000 होंगे, अगले में ये नंबर जो है साइजेबल नंबर है। वाइब्रेशन में देखेंगे कि यहाँ पे 1 लाख है, तो शायद यहाँ पे 5 हो गए। समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे रूम टेम्परेचर में अगर यहाँ पे 1 लाख है, तो शायद अगले में 0 होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये जो, और हम हमेशा ध्यान रखो, लोअर एनर्जी लेवल का पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा होगा, ऊपर का पॉपुलेशन हमेशा कम होगा। तो ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? दिस इज डिसाइडेड बाय समथिंग कॉल्ड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। को आप लोग चाहो तो लिख लो, एन आई
इज इक्वल टू n0 e raised to minus ei minus e naught divided by kT। इसको मैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलूंगा। ni क्या है? ni is the population of the ith energy level, n0 is the population of the lowest energy level, e raised to ei is the energy of the ith energy level, e naught is the energy of the lowest energy level, k is called Boltzmann constant जिसका वैल्यू है मैं आपको बता चुका हूँ 1.8 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, और अगर एसआई में है, अगर सीजीएस में तो -16 पर केल्विन। टी इज द टेम्परेचर। तो हम लोग ये देखेंगे कि एनआई का वैल्यू किस बात पे डिपेंड करता है? दिस नथिंग बट डेल्टा ई। कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है एनआई का वैल्यू? डेल्टा ई और टेम्परेचर। तो going back to your book, intensity depends on the population, right? And population depends on two things. It depends on the energy difference, ये डेल्टा ई होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ई नॉट को लोग ने जीरो ले लिया, इसलिए ई आई माइनस ई जीरो जो है ई आई हो गया, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तीसरा है पाथ लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका बियर लैम्बर्ट्स लॉ है। Longer the path length, more intense will be the line. Higher the concentration, higher will be the intensity of the line. इसके साथ ये खत्म होता है। सर बोलो। सर रेडियंट पावर और इंटेंसिटी सेम ही है? सेम। ओके। रेडियंट एनर्जी और एनर्जी एक ही बात है। तो इसको ना पी नॉट के जगह पे तुम लोग सोच सकते हो कि कितने फोटॉन्स गिन रहे हैं, 1000 फोटॉन, 1 लाख फोटॉन, ऐसा। ठीक है।